हमारे साथ एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश डंडोतिया मौजूद है। साइबर धोखाधड़ी बढ़ रही है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी साइबर अपराध इसी तरह लगातार बढ़ते रहेंगे। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, ये किस तरह से नजर रखें? अब स्टॉकिंग का ट्रेंड चेंज हो गया है। जो पहले ऑफलाइन होता था अब ऑनलाइन हो गया। आप कब कौन सी फोटो डाल रहे हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, कितने ग्रुप्स हैं, आपके कौन से फ्रेंड्स हैं, क्या क्या आप पोस्ट को लाइक कर रहे हैं। डीप फेक वीडियो भी तैयार किए जाते हैं। एआई जनरेटेड जो स्कैम होंगे वो काफी बड़ा चैलेंज होगा। इसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल, फेक वीडियो कॉल आते हैं। सेक्सटॉर्शन के मामले बढ़े हैं। अननोन नंबर से भी अगर आया है तो उसको थंब से फ्रंट कैमरे को कवर कर दीजिए, जिससे कि आपका वीडियो नहीं बन पाएगा। आप संदेश देना चाहेंगे? ऑनलाइन बेटिंग ऐप पे इन पर ट्रस्ट ना करें। अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करें। अननोन एपीके फाइल को डाउनलोड नहीं करें। अननोन वीडियो कॉल को नहीं उठाएं। अगर हैक भी हो जाता है तो कल अपने करीब के थाने में पहुंचे और उसकी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा दें। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया की स्वतंत्र समय पर खास बातचीत। साइबर अपराध लगातार शहर में अपने पैर पसार रहा है, जो कि अब आम लोगों के लिए अभिशाप बन चुका है। इसी को लेकर साइबर क्राइम ब्रांच के अधिकारी लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, साथ में लगातार आम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। किस तरह से इन साइबर अपराधों से बचा जाए, इसे लेकर हमारे साथ एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश डंडोतिया मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आम लोगों के साथ जो साइबर धोखाधड़ी हो रही है उससे कैसे बचा जा सकता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वतंत्र समय के इस कार्यक्रम में। सर, लगातार देखने में आता है कि साइबर धोखाधड़ी बढ़ रही है, उससे लेकर किस तरह से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारी लगातार एक्टिविटी चल रही है। हम लगातार डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। लगातार हर चीज़ अब डिजिटल होती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में जितना हम डिजिटल वर्ल्ड में जाएंगे उतना ही साइबर फ्रॉड के खतरे बने रहेंगे, उतने ही साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ते रहेंगे। अगर आप देखेंगे तो कोई भी ईयर ऐसा नहीं है जिसमें अपराधों में कमी आई हो। लगातार 2021 देखें, 2022 देखें, 2023 देखें, 2024 देखें, 2025 देखें, लगातार साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे मल्टीप्लाइड, मतलब कई गुना बढ़ रहे हैं और ये लगातार बढ़ते रहेंगे। ये तो शुरुआत है, क्योंकि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तो वहाँ ये सावधानी हमें रखनी होगी जो कि हम नहीं रख रहे हैं। जागरूक रहना होगा। तो हम जागरूकता कहीं ना कहीं पूरी तरह से जागरूक नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म तो यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम क्या प्रोसेस कौन से, किस तरह क्या क्या हमें सावधानियाँ रखनी है। तो उसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। और जब तक अवेयरनेस नहीं होगी साइबर अपराध इसी तरह लगातार बढ़ते रहेंगे। सर, देखने में आता है साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, ये किस तरह से नजर रखी जाती है? देखिए, पहले क्या होता था कि आपको फॉलो किया जाता था, आपको पीछा किया जाता था, आपको स्टॉक किया जाता था कि आप क्या घर के बाहर खड़े हो गए, कपड़े सूख रहे हैं तो कितने लेडीज हो सकती हैं, कितने जेंट्स हो सकते हैं, और आपके यहाँ कितने वाहन खड़े हो गए तो वाहन के हिसाब से आपका जो फॉलो किया जाता था पहले, और आपका पीछा भी किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब स्टॉकिंग का ट्रेंड चेंज हो गया है। जो पहले ऑफलाइन होता था अब ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन स्टॉकिंग में अब आपकी सोशल पूरी इंजीनियरिंग की जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपकी सोशल इंजीनियरिंग की जाती है। आप कब कौन सी फोटो डाल रहे हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, कितने ग्रुप्स हैं, आपके कौन से फ्रेंड्स हैं, क्या क्या आप पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, किस पोस्ट से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ये सब क्या कमेंट्स किया है आपने। तो आपकी पूरी सोशल इंजीनियरिंग करके फिर आपको स्टॉक किया जाता है। क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे सेल्फी तो आप फोटो डालते हैं, फोटो से भी आपको स्टॉक किया जाता है। क्योंकि मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड रहता है जीपीएस, और उस जीपीएस इनेबल्ड रहता है। और जैसे ही आप सेल्फी लेते हैं तो आपकी जो फोटो लेते हैं तो आपकी लोकेशन चली जाती है। और जब फोटो को आप किसी प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड करते हैं तो जहाँ से आपने डाउनलोड किया वो लोकेशन आ जाती है। ऐसी स्थिति है वो लोकेशन को ट्रैक करके कोई व्यक्ति आपको स्टॉक कर सकता है। तो ऑनलाइन स्टॉकिंग से बचने के लिए हमें हमारा जीपीएस को ऑफ करना होगा। इसमें से ही निकलकर बात आती है, इसी को लेकर डीप फेक वीडियो भी तैयार किए जाते हैं। कहीं ना कहीं चेहरा का यूज करके उसे फेक वीडियो बनाए जाते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा का अगर आपका कहीं भी ऑडियो अगर कहीं बाहर होगा तो एक ऑडियो वीडियो तो आपका वो क्लिप बन सकती है। वॉइस मॉड्यूलेशन में जिस तरह से आवाज़ को किया जाता है, 1-1.5 मिनट की अगर आपकी आवाज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं पड़ी हुई है तो वॉइस मॉड्यूलेशन के माध्यम से हूबहू वही आवाज़ निकाली जा सकती है। इनफैक्ट कई ऐप भी ऐसे हैं जो कि ऐप के जरिए भी सीधे आप उसी वॉइस को निकाल सकते हैं। केवल एक सैंपल चाहिए, उसी सैंपल की वॉइस को वो निकाल के दे सकते हैं। आप जो कहलवाना है आप कहलवा सकते हैं। डीप फेक, डीप म्यूट, या फिर अगर वॉइस मॉड्यूलेशन की अपन बात करें तो अभी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। 2025 और ऑनवर्ड्स 26 अब एआई जनरेटेड जो स्कैम होंगे वो काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा। इसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। क्योंकि अब पहले तो क्या था कि
आवाज़ बदलकर कोई व्यक्ति अगर करता है वॉइस मॉड्यूलेशन के तहत तो ठीक है, आवाज़ होगी। लेकिन अब तो ये होगा कि वही नंबर आपके डिस्प्ले पर आएगा, जिस नंबर से जो बता रहा है कि मैं राजेश दंडोतिया हूँ, वही वॉइस आएगी, राजेश दंडोतिया की वॉइस, और वही राजेश दंडोतिया वीडियो कॉल करेगा तो राजेश दंडोतिया वीडियो कॉल पर दिखाई देगा। लेकिन हो सकता है वो राजेश दंडोतिया असली राजेश दंडोतिया। सर एआई का उपयोग बढ़ गया है, इसी में से निकलकर फिर एक बात सामने आती है, एआई संबंधित अब जिस तरह से वॉइस का उपयोग करके धोखाधड़ी की शिकायतें आ रही, इस तरह की शिकायतें अब तक आई नहीं है सर आपके पास? ये देखिए, जो इस तरह की कुछ शिकायतें ऐसी आई हैं जिसमें कि इम्पर्सोनेशन कॉल होते हैं, टीआई बन के, इंस्पेक्टर बन के, पुलिस वाला बनकर, और आप कॉल करते हैं कि आपका बच्चा हमने थाने में बैठा लिया है, 3 लड़कों के साथ रेप के केस में, 3 लड़कों के साथ ड्रग के केस में पकड़ा गया है, और फिर आवाज़ सुना देते हैं, पापा पापा मुझे बचा लो। लेकिन वो सब एआई जनरेटेड भी होता है, और कुछ आवाज़ मिलती जुलती सी रहती है, और चूंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो पैनिक की स्थिति में आ जाते हैं, उनके पास कॉल आता है तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि वो सही आवाज़ है या नहीं। एआई जनरेटेड जो अब जो स्कैम होंगे वो एक बड़ा चैलेंज होगा। अभी फिर भी काफ़ी कम यूज हुआ है इन स्कैम से, लेकिन अब आगे चल के जो होने वाला है वो बड़ा चैलेंज रहेगा। सर सोशल मीडिया अब अपने पैर काफ़ी पसार चुका है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ मोबाइल पर उपलब्ध है, तो किस तरह की सावधानी रखी जाए? क्योंकि अब चूंकि देखा जाए व्हाट्सएप हैकिंग के मामले, इसके अलावा देखा जाए तो व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल, फेक वीडियो कॉल आते हैं, सेक्सटॉर्शन के मामले बढ़े हैं, कितनी शिकायतें आई हैं अब तक और उनका किस तरह से निराकरण किया जाए? देखिए, सेक्सटॉर्शन की लगभग 2 बातें आपने कही हैं, तो व्हाट्सएप है और दूसरा सेक्सटॉर्शन। तो सेक्सटॉर्शन में इस तरह से ऐसा होता है कि अननोन वीडियो कॉल हमें रिसीव नहीं करना है, अननोन को स्काइप वीडियो कॉल भी हो सकता है, और आपका व्हाट्सएप का जो वीडियो कॉल हो सकता है, अननोन कोई लड़की आपको मैसेज कर रही है और उसके बाद फिर वो वीडियो कॉल पर लेकर ऑब्स्टिनेट करती है, म्यूट होती है, फिर आपका वीडियो बन जाता है। तो सेक्सटॉर्शन से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप कभी भी किसी भी अननोन वीडियो कॉल को रिसीव नहीं करो। अगर आपको फिर भी करना है तो फ्रंट कैमरा को थंब से कवर करके करो, और कहीं रिलीवेंट कॉल तो नहीं है, कहीं अपने परिचित का कॉल तो नहीं है, अननोन नंबर से भी अगर आया है तो उसको थंब से फ्रंट कैमरे को कवर करके करो, जिससे कि आपके वीडियो नहीं बन पाएगा। सेक्सटॉर्शन की काफ़ी शिकायतें आई हैं, लगभग 2024 में मोर देन 200 कंप्लेंट्स क्राइम ब्रांच इंदौर में आई थी। दूसरा जो आपने बताया व्हाट्सएप हैक का, आजकल क्या हो रहा है कि अननोन एपीके फाइल आपको भेजी जाती है, और अननोन एपीके फाइल को जब आप डाउनलोड करते हैं, जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो आपका मोबाइल नंबर है वो कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाता है। कॉल फॉरवर्डिंग में जाने के बाद वो आपके व्हाट्सएप के जो पासवर्ड होता है उनको चेंज करने के बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन खुद ही कर लेता है वो, और उसके बाद फिर आपके जो जुड़े हुए लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको भी वो ऐसे ही अननोन एपीके फाइल भेजता है, फिर वो भी जब उसको क्लिक करते चले जाते हैं तो उनका भी हैक होता चला जाता है। हैक होने के बाद फिर वो उसका मिसयूज करता है। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा, कभी भी कोई अननोन एपीके फाइल अननोन नंबर से आती है उसको डाउनलोड नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपके फ्रेंड से भी कोई अननोन एपीके फाइल आती है तो फ्रेंड से कॉल करके पूछना है कि भाई ये क्या भेजा है तूने, क्या इसमें क्या मटेरियल है। तो हो सकता है कि वो आपको बता दे कि मेरा खुद का हैक हो गया है, तो आपका हैक होने से बच जाएगा। उसके बाद भी जैसे अगर हैक भी हो जाता है तत्काल अपने करीब के थाने में पहुंचे और उसकी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा दें। कोशिश करें, सबसे पहला जो स्टेप है, अगर आपका फॉरवर्ड हो जाता है तो तत्काल अपने जो सिम यूज कर रहे हैं उस टेलीकॉम कंपनी को फोन करके कॉल फॉरवर्डिंग तत्काल हटवाएं, और कॉल फॉरवर्डिंग हटने के बाद भी अगर नहीं वो होता है तो संबंधित थाने में उसकी कंप्लेंट करें। 1930 पर भी कंप्लेंट इसी कर सकते हैं। सर इसी में एक और बात और जोड़ना चाहूँगा, जिस तरह से सेक्टोर्शन के मामले सामने आए हैं, धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। सेक्टोर्शन में पिछले दिनों एक आईटी में पढ़ने वाले छात्र ने सुसाइड भी किया था, तो कैसे बचा जाए सर इन लोगों से? क्योंकि क्या है कि नाबालिग बच्चे रहते हैं, समझते नहीं है इन बातों को और घबरा कर कुछ गलत कदम उठाते हैं, तो ऐसे बच्चों को या छात्र छात्राओं को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरह का उन्हें आप संदेश देना चाहेंगे ताकि घबराना नहीं है, सीधे पुलिस को संपर्क करना है? देखिए, सबसे पहले तो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है, ऑनलाइन बैटिंग ऐप है, इन पर ट्रस्ट ना करें, इनको डाउनलोड ना करें, इनको अनइंस्टॉल करें। आप इनको जैसे डाउनलोड करेंगे, कई बार जो आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं सबसे पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लें, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, उसके बाद ही उसको डाउनलोड करें। वो डाउनलोड करने के बाद आप इन पर ट्रस्ट ना करें, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन इनको ना दें, कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करें, क्योंकि कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी कब कहाँ शेयर हो जाए, कब कहाँ उसका मिसयूज हो जाए, ये हमेशा बना रहेगा। क्योंकि आप जिनसे रियल टाइम प्लेयर्स हैं जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप में, तो रियल टाइम प्लेयर्स हो सकता है जिसको आप एक्स समझ रहे हो वो वाई हो, जिसको आप वाई समझ रहे हो वो जेड हो, उसकी आइडेंटिटी अननोन है। ऐसी स्थिति में हम किसी भी
जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी पर भी ट्रस्ट ना करें, जीरो ट्रस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करें, तो आप अपना बचाव कर पाएंगे। सेक्सटॉर्शन के लिए अननोन कॉलर को, अननोन व्हाट्सएप मैसेज भेजने वाले को आप एंटरटेन ना करें, कभी भी अननोन वीडियो कॉल को नहीं उठाएं, अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करें, अननोन एपीके फाइल को डाउनलोड नहीं करें और अननोन वीडियो कॉल को नहीं उठाएं, अननोन लिंक को क्लिक ना करें। तो इस तरह की अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने साइबर फ्रॉड से बचाव कर पाएंगे। सर, जिस तरह से अभी एक नया ऐप चलन में आया है, गिपली ऐप, कौन सा ऐप है वो मैं नाम शायद मिस कर रहा हूँ उसका, कहीं ना कहीं अब वो डाटा चुरा रहा है, अपनी पर्सनल तस्वीरें का वो डाटा स्टोर कर रहा है, डाटा चुरा रहा है, तो ये कितना नुकसानदायक है, ये आम लोगों को किस तरह से? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये एआई जनरेटेड जो जिबली जो है, जो जापान का जो स्टूडियो है, जिबली स्टूडियो, 1985 में संभवतः इसका वो किया था और उसमें कई एनिमेटेड फिल्में बनी थी। काफ़ी शॉर्ट विजन है इसमें, जो इमेज बनती है आपकी इमेज को थोड़ा सा एनिमेटेड इमेज बन जाती है, आर्टिस्टिक उसमें मिल जाता है टच। ये नुकसानदायक है नहीं, ये इससे बड़ी बहस चल रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में। एक सिंपल अपन एक्सरसाइज करते हैं, आप कुछ नहीं, उसी जो एआई के जनरेटेड जो वो है उससे अगर आप ये पूछें कि क्या कोई पर्सनल फोटो को शेयर करना हानिकारक है या लाभदायक, तो तुरंत उसका आंसर मिलेगा, इट्स हार्मफुल। तो आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी पर्सनल, कोई भी ऐसा फोटो जो आपका पर्सनल हो, उसको आप शेयर ना करें। बाकी आपको उस टेक्नोलॉजी का यूज करना है, ना कि टेक्नोलॉजी से यूज हो जाना है। जिबली, अगर आप अपने पर्सनल फोटो को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक डाटा स्टोर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक और स्टोरेज का सेंटर बन रहा है आपके। जो डाटा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करते हैं, जो पर्सनल फोटोज, उनको यहाँ पर भी शेयर ना करें। मिनिमम पिक्चर शेयर करने का ऑलवेज हमेशा कहा जाता है, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आपका मिनिमम अपनी फोटोज को शेयर करना चाहिए, पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो या चाहे जिबली प्लेटफॉर्म पर। ये जो जिबली टेक्निक के थ्रू जो अपनी यहाँ पे पेज बना रहे हैं, दैट्स फाइन, बट सर्टेनली आपको पर्सनल फोटो इसमें पर्सनल फोटो का यूज नहीं करना है, क्योंकि जैसे सोशल मीडिया पे आपके लगातार थ्रेट्स रहते हैं कि अगर आप डेंजरस रहते हैं कि अगर आप अपने पर्सनल फोटो अपलोड करेंगे तो उनका नुकसान जिबली में भी आपका हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि मिनिमम पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें, मिनिमम फोटो अपनी शेयर करें। निश्चित रूप से जिस तरह से कहा जाए कि साइबर अपराधी अपने पैर पसार रहे हैं, आम लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बना रहे हैं, उसी को लेकर हमने राजेश दंडोतिया से चर्चा की। और निश्चित रूप से जिस तरह से दंडोतिया जी ने जो बातें बताई है वो आम लोगों तक पहुंचना चाहिए, और इसी को लेकर लगातार साइबर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि आम लोग कहीं ना कहीं जागरूक हो सके। कुल मिला के सावधानी में ही सुरक्षा है, सतर्क रहें और ये सुनिश्चित करें कि अपना मोबाइल अपना सेफ रखें। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, स्वतंत्र समय, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।